आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, अपने मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके कुशल नेतृत्व में योग प्रचार प्रसार का कार्य हम पूरी टीम कर रही है। ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेघा जी को हृदय से वंदन, सभी सहराज्य प्रभारी आदरणीय शरद जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय संतोष जी की पूरी टीम, रामचंद्र जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का हम तीसरे दिन का सेशन शुरू करेंगे। शुरुआती में थोड़ा सा योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार लेंगे आदरणीय शरद जी, तो उसके लिए आप खड़े हो जाइए। ओम। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी आचार्य जी के चरण वंदन। सभी केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, कार्यकारी सदस्य, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, कर्मठ कार्यकर्ता और मेरे समक्ष सभी पवित्र आत्मा को संतोष जी उनकी सभी को लंबा लंबा गहरा श्वास, हाथ ऊपर, पैर ऊपर, चेहरे में हल्की मुस्कान, पैर सीट पर लगाइए। अपनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार शक्ति का अतिक्रमण नहीं। सर हाथ आगे या कमर पे, लंबा गहरा श्वास, आगे झुकना नहीं है, टूली वर्टिकल। रुकिए जरा, आसन में रुकना जरूरी है। आसन की परिभाषा है स्थिर सुखासनम, स्थिर रहना है, सुख का आनंद लेना। और लंबा लंबा गहरा श्वास, ध्यान के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, समन्वित योग। One more time, same instruction.
कितनी अच्छी खुर्ची दी है भगवान जी ने, उसका आनंद लेना है तो भी लोग खुर्ची के पीछे भागते हैं। रुकिए 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 रुकिए, रिलैक्स। पूर्व विकास सर, अपनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार शक्ति का अतिक्रमण नहीं, योग में कोई प्रतियोगिता नहीं है। बाजू वाले से प्रेरणा लेना है, उसको कॉपी नहीं करना है। वो टाइम समय सीमा है, इसलिए हम प्रतीकात्मक कर रहे हैं। राम, लेफ्ट साइड, राइट पैर सीधा, नजर आसमान की तरफ, हाथ कमर पे या घुटने पे, और शरीर में होने वाले परिवर्तन का आनंद लीजिए। खिंचाओ, पोजीशन चेंज, लंबा लंबा गहरा श्वास। आपका बस्ती का प्राणायाम हो रहा है, ध्यान के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, समन्वित योग। आसन प्लस गति इज इक्वल टू व्यायाम। जहाँ गति वहाँ प्रगति, अन्यथा दुर्गति। पक्षी का असर, नेक्स्ट कौन आसन, हाथ कान से सके, झुकना और रुकना अपनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार। हाथ जमीन से समांतर, लंबा लंबा गहरा श्वास, ध्यान के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, समन्वित योग, इंटीग्रेटेड योग। सेम इंस्ट्रक्शंस। जो अनुपात में वसा का जमा हुआ है कमर में, वो अनुपात में हमें करना है। 5, 10, 15, 20, 25, 100। विधि पूर्वक गति देना है। लेफ्ट हैंड राइट, देखो सुना है, राइट हैंड ऊपर, हथेली आसमान की तरफ, नजर हथेलियों की तरफ, आंखों का कंधों का व्यायाम हो रहा है। थोड़ा रुकिए। गुरुदेव जी बोलते हैं हर आसन में आधा से रुकना है। असाध रोग में 3 से 5 मिनट समय सीमा होने के कारण हम प्रतीकात्मक रूप में कर रहे हैं। यहाँ पे पोजिशन चेंज, सेम इंस्ट्रक्शन। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। रिलैक्स। 100 बार करना है, लेकिन हम समय सीमा इसलिए हम कम करें। दस्तासन, पादस्तासन, कितना भी चलेगा।
पैर सीधे, दोनों हथेलियों से पैरों की पीढ़ियाँ पकड़िए और माथा घुटने को लगाइए। श्वास बचे ऊपर। पैर सीधा रखना है। चलित पादहस्तासन, जिसको बैक पहने हो स्लोली एकदम स्लोली। और जो बेटर पोजीशन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और थोड़ा बेटर पोजीशन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। इसके पश्चात योग नृत्य, लास्ट स्टेप। बहुत बढ़िया, सभी लोग ने अच्छा किया, इसलिए ताली आपके लिए। सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणासन संचालन, पर्वतासन, ताड़ासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामहस्त संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन। थोड़ा फास्ट करेंगे? 12 कर रहे हैं ना, तो फास्ट करना पड़ेगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑनलाइन है। 1 मिनट कितने में जुड़े ऑनलाइन में? क्या ऑब्झर्व क्या करना चाहिए ना, त्यांना ऑनलाईनचे ऑब्झर्वेट होते ते त्यांना संपर्क करणार ऑनलाईनमध्ये काय त्यांना प्रॉब्लेम आहे. करिए करिए करिए। सर बराबर हो गया। हो गया सर, हो गया हो गया। चलो आपने बोला तो हो गया तो हो गया। चलो सभी को चलो बराबर 6:30 हो गया। 5 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, 5 मिनट लगते हैं बस। चला 5 मिनट लगते हैं। 12 सूर्य नमस्कार कर रही हो गया बहुत हो ही गया। सुंदर तरीके से पूरे ऊर्जा के साथ आदरणीय हमारे अर्जितवार जी ने जोगिंग सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। तो एक बार जोर से ताली बजा के उनका अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टैंड लेके आइए, स्टैंड।
और हमारे बीच में हमारे कदम जी द्वारा अभी तक तृतीय दिन का सत्र है। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइट है, इसलिए वो पूरा पंजा नीचे नहीं जाता है ना? ऐसा ऐसा बहुत सारे ऐसे ऐसे तक जाते हैं, ऐसे कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। और आज हमारे आदरणीय कदम जी का तृतीय दिन है और 2 दिन में उन्होंने पूरे आपको ऊर्जा से भर दिया है पूरे मार्गदर्शन में। तो जोर से ताली बजा के उनका आज के सत्र के हम स्वागत करेंगे। ओम सभी को आवाज आ रही? अपना आरोग्य अपने हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। पता चल गया ना? अपने हाथ में है। और साधारण चीज है कि हमारा आरोग्य अगर सही रखना है और जीवन सही रखना है, जीवन में कोई समस्या नहीं है चाहिए। पहले तो आरोग्य सही होना और जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना होना, अपना जीवन का हर कार्य बड़ी आसानी से हो जाए। तो उसके लिए हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। मुख्य रिक्वायरमेंट क्या है? पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी जनरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और बाकी पूरा भगवान ने प्रोग्राम करके रखा है। जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें धरती पर भेजा है, उसमें कौन सहाय्य करेगा, कौन अवरोध करेगा, उसका भी सॉल्यूशन एंटीवायरस चिप बनाकर डाल दिए हैं। इतना सब कुछ दिया है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें केवल अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। और उसके लिए हम ये पूरी योग साधना कर रहे हैं। पूरी योग साधना जब हमारा अच्छा प्रैक्टिस होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है और चपलता आती है, तो हम सभी की सभी जो पैकेज अपने हमें दिया है परम पूज्य गुरुदेव जी ने, वो पूरा पैकेज हम करेंगे तो अधिक लाभ होगा। लेकिन अपने साधक की शरीर की अवस्था देखकर हम उसे क्या करना है, कौन कौन सी क्रिया करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है, उसके बारे में हमें गाइड करना है। और जो आसान क्रिया है, जो साधक सही ढंग से कर पाए, वही क्रिया करके हम अपना पूरा आरोग्य ठीक रख सकते हैं और साधक का भी आरोग्य ठीक रख सकते हैं। तो पाचन ठीक नहीं है, पाचन ठीक नहीं है तो अपने शरीर में जब अपचन होता है तो हमारे शरीर में कफ की निर्मित होती है। क्या होता है? कफ की निर्मित होती है। तो ये कफ कहाँ जमा होता है? यहाँ पर, और यहाँ जमा होता है कफ। तो फिर यहाँ सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस प्रकार की समस्या होती है। यहाँ पर बाल झड़ने से लेकर यहाँ जो भी कार्य है, ब्रेन की डिसऑर्डर, छोटी सी समस्या है, बड़ी समस्या लगने लगती है। आंखों पर चश्मा आना, कान की सुनने की क्षमता कमी होना, सूंघने की क्षमता कमी होना, टेस्ट लेने की क्षमता, थायराइड की समस्या, ये कफ के कारण इतनी सारी समस्या आती है। कफ के कारण मोटापा भी बढ़ता है। कफ के कारण ज्यादा कफ होता है तो मोटापा भी बढ़ता है। कफ के कारण अपने शरीर में अलग अलग अंगों में गांठें निर्माण होती है। गांठें निर्माण होने का कारण ही है कफ की निर्मित ज्यादा हो रही है। कफ के कारण व्यक्ति विध्वंसक बन जाता है। जब कफ बढ़ता है
तो व्यक्ति विध्वंसक बन जाता है। इसलिए फॉरेन में देखो, स्कूल में कोई बच्चा उठा, रिवॉल्वर निकाला, धर 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 10-5 लड़कों को शूट कर दिया। ये कफ बढ़ने का कारण, कफ के कारण इतना सारा समस्या होती है। और कफ निर्मित क्यों हो रही है, हमें पता चल गया कि अगर हमारा पाचन ठीक है तो कफ का निर्माण होगा ही नहीं। और जो भी समस्या निर्माण हो गई है, मैंने अभी जो इतना अलग अलग समस्या बताई, वो समस्या होने का कारण नहीं है। तो कफ निर्माण ही ना हो, इसलिए हमें पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है। वो तो हमने देख लिया कि पाचन ठीक है तो लीवर बराबर काम करेगा, पाचक रस देगा, पित्त जनरेट करेगा, तो हमारे शरीर का आकार सुंदर सुडल आकर्षक रहेगा। पाचन ठीक है तो हमारा पैंक्रियास बराबर कार्य करेगा, बराबर इंसुलिन देगा, तो ना शुगर की समस्या होगी। पाचन ठीक नहीं है तो यूरिक एसिड बढ़ता है। वो सब पेट के अंदर ये निर्माण होता है, यूरिक एसिड। जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता है, कफ निर्माण होता है, वैसे ही यूरिक एसिड निर्माण होता है। यूरिक एसिड हमारे सब पूरे शरीर के ज्वाइंट्स में, ऐसे ज्वाइंट्स में, प्रत्येक ज्वाइंट में वो अपनी जगह बनाता है, यूरिक एसिड हर एक ज्वाइंट में। ये एसिड ही है, तो वो एसिड हमारे जो कार्टिलेज है, प्रत्येक ज्वाइंट में जो कार्टिलेज है उसको बर्नआउट करता है। फिर ये कार्टिलेज बर्नआउट होने के कारण हड्डी पर हड्डी घिसने लगती है, तो फिर यहाँ पेनिंग शुरू हो जाता है। मतलब जो जॉइंट्स में पेन शुरू होता है, उसका कारण क्या है, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के कारण फिर हमें अनेकों प्रकार की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या होती है। टेढ़े मेढ़े होते हैं हम, ऐसे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, जिसके भी ऐसे यहाँ ये उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उन्हें ज्यादा कपालभाति करके पाचन को ठीक करने दो, तो सब उंगलियां वापस ऐसी ठीक होती है पूरी तरह से। एज की कोई मर्यादा नहीं है, एज की कोई मर्यादा नहीं, पूरी उंगलियां ऐसी सीधी पहले जैसी होती है हो जाती है। यूरिक एसिड का निर्माण बंद होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, पाचन तंत्र पर ही निर्भर है अपना पूरा शरीर का आरोग्य और जीवन का आरोग्य। जीवन अगर सफल और संपन्न बनना है तो हमारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। और इसी के लिए हमें अनेकों जो योग साधना की हम प्रक्रिया सीख रहे हैं, उसका ही कारण है। गिनी चुनी करेंगे, आरोग्य तो ठीक रहेगा, लेकिन पूरा आरोग्य अगर सही रखना है तो हमें परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो पैकेज दिया है, वो पूरा के पूरा पैकेज करना है। नहीं तो अभी हो सकता है कि कोई दूसरा सिखाने लगा पूरा के पूरा, तो आप ऐसा बोलेंगे, पोपटराव जी ने तो बोला है कि खाली आप कपालभाति करो, बाकी 99% कपालभाति से फायदा हो रहा है। तो ऐसा कभी नहीं बोलना है। हमें करना तो पूरा ही है, लेकिन साधक की शारीरिक स्थिति को देखकर उसे किस प्रकार से उसी की अनारोग्य की स्थिति से हम बाहर निकाल पाए, उसके लिए क्या चाहिए वो मैंने बताया है। मतलब अगर कोई क्रिया ही नहीं कर रहा है तो खाली कपालभाति, जैसे मैं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता था, खड़ा ही नहीं हो सकता था, मतलब समस्या ही समस्या थी, तो मैं कोई क्रिया नहीं कर सकता। तो ऐसे अवस्था में क्या हमें आरोग्य प्राप्त करने का अधिकार नहीं? क्या तो है, वो मैंने खुद अनुभव किया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी क्रिया कर नहीं सकते, लेकिन केवल कपालभाति भी कर सकते हैं। तो हम अपना पूरा शरीर का आरोग्य पहले जैसा, मतलब जो भगवान ने दिया है उस स्थिति में हम ला सकते हैं। ये हमें साधक के दिमाग में बिठाना है, और इसके लिए हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। हम जब पूरी तन्मयता से करेंगे तब हमें पता चलेगा। अभी मैंने किया, मैंने पाया है, मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ कि कपालभाति से पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है। हाँ, जो करेगा, अभी अपना जो क्लास चलता है, नियमित वर्ग जो चलता है, दैनिक वर्ग चलता है, उसमें कितना समय होता है? 1 घंटा। 1 घंटे में आने वाले थोड़ा धीरे धीरे आ जाते हैं, फिर जाने वाले भी थोड़ा कुछ, देखो भ्रामरी शुरू होता है तभी से अपना बोरिया बिस्तरा जमा करने शुरू करते हैं, कुछ शुरू होता है ना। मतलब ये
ब्राह्मणी के आगे उनको कोई ऐसा जरूरी नहीं लगता है, क्या है ब्राह्मणी ओम करके रखना है, फिर ओम का उच्चार करना है, फिर थोड़ा समय बैठना है, इसमें कौन सी मजा नहीं है, उसमें कोई इतना ज्यादा लाभ नहीं है। तो उसमें 5 मिनट उसमें लगा देते हैं, तो कुल मिलाकर 45 मिनट्स का क्लास होता है। और उसमें हमारा पूरा पैकेज हम दौड़ते हैं, दौड़ के लेते हैं पूरा पैकेज, है ना। योगिक जॉगिंग भी लेते हैं, सूर्य नमस्कार भी लेते हैं, दंड बैठक भी कभी कभी लिया करते हैं, हाथ पांव सूक्ष्म व्यायाम 1.5 घंटे, ठीक है, फिर भी दौड़ के ही होता है। पूरा के पूरा लेने का कोशिश ही नहीं करना है। मैं आपको बोलता हूँ पूरा के पूरा पैकेज एक ही दिन में पूरा लेने का प्रयास ही नहीं करना है। गिने चुने आसन प्राणायाम 8 प्राणायाम करना है मात्र, लेकिन व्यायाम की जो प्रक्रिया है, अनेकों प्रकार का जो व्यायाम है, उसमें थोड़ा थोड़ा लेना है। सबका सब पूरा करते रहेंगे तो किसी का लाभ नहीं होगा, ना किसी को रिजल्ट मिलेगा। आप ये अपना मैट पीछे लटका के रोड पर खाली गर्व से चलते रहते, और किसी ने पूछा अरे क्या भाई आपका डायबिटीज क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं, गोलियां तो चालू है, 2 साल हो गए क्लास में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, 3 महीने के अंदर गोली बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमें मैंने जो बताया है वही क्रिया, कम संख्या कम होनी चाहिए क्रिया की, लेकिन उनका समय ज्यादा होना चाहिए। एक एक क्रिया का समय ज्यादा होना चाहिए। 2-3 ही आसन ले लो रोज, 12 के 12 आसन लेते, दौड़ के लेते 12 के 12 आसन, सब के सब आसन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, तब रिजल्ट मिलेगा। और मैंने कल बताया कि जो भी क्लास में आएगा उसकी तो पहली एंट्री होनी चाहिए, रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, और उसका एक फॉर्म, पूरा उसका डेटा, मतलब उस साधक का डेटा होना चाहिए अपने पास, तो उसे कुछ लगेगा। नहीं तो ज्यादातर क्लास में क्या होता है, आते हैं, बैठते हैं, करते हैं और निकल जाते हैं। 8-10 दिन आते हैं फिर निकल जाते हैं, क्यों, उसको महत्व नहीं लगता है। ना हमें कोई पूछा है, ना कोई अटेंडेंस ले रहा है, ना हमारी कोई डिटेल्स पूछी है कि भाई आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या समस्या के कारण आप आ रहे हैं, उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। इसी कारण हमारे वर्ग का महत्व नहीं बढ़ता है, महत्व लगता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो हर समय आपने योग शिक्षक ने 1-2-3 लोगों की ऐसी एक प्रमुख समिति बनानी है, और उन्होंने ध्यान रखना है, कोई आया नहीं एक दिन तो दूसरे दिन उसको तुरंत पूछना चाहिए, क्या भाई कल कहाँ गए, तो उसे अट्रैक्शन आता है और अपने वर्ग का महत्व बढ़ता है। इस प्रकार से हमें वर्ग चलाना है, ध्यान रहे। और एक महीने के 2 महीने के बाद हमें थोड़ा सा सबको पूछना है कि भाई आपको क्या समस्या थी और उसमें क्या फायदा हुआ है। तो ऐसे फेसबुक लाइव करना है, उसका इंटरव्यू लेना है, एक मिनट का इंटरव्यू लेना है कि भाई आप यहाँ इस क्लास का नाम लेकर हम यहाँ क्लास में आ रहे थे, तो आपको पहले क्या समस्या थी और आज उसमें 2 महीना 3 महीना हुआ तो क्या फायदा हुआ, तो वो अपने बारे में बोलेगा। तो ये फेसबुक लाइव रहेगा तो ज़्यादातर लोगों के पास जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये योग साधना से ये लाभ हुआ है, तो हम भी क्यों न जाए। तो इस प्रकार से हमारा क्लास बढ़ना चाहिए। क्लास में किसी का बर्थडे है तो बर्थडे मनाओ, किसी के घर के अंदर कोई बच्चे ने कोई प्रावीण्य प्राप्त किया है तो उनको बुलाए, उनका सत्कार करिए। उस समय कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाए, मतलब ऐसा योग वर्ग एक जीवंत होना चाहिए, जीवंत लगना चाहिए, मरा हुआ ऐसा वर्ग नहीं लगना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार कोई हल्दी कुंकू रखते हैं, कुछ क्या ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम होने चाहिए, तब जाकर अपना वर्ग बढ़ेगा। नहीं तो ज्यादातर वर्ग 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। अभी हरिद्वार जाने के लिए कंडीशन थी कि भाई 50 साधक होने चाहिए, किसी के पास भी नहीं 50 साधक। कोई बोलता है मेरे पास 10 आते हैं, कोई बोलता है 12 आते हैं, कोई बोलता है 7 आते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैंने जब क्लास लिया था 2006 में, मैं 6 से क्लास ले रहा था, तो 150-200 लोग रोज मेरी क्लास में आया करते। 150-200 के नीचे कभी संख्या नहीं हुई। और ज्यादातर लोग आधा पौना घंटा पहले, मतलब सामने बैठने के लिए पहले आ जाते थे, आधा घंटा पौना घंटा। फायर ब्रिगेड में मैं क्लास चलाता था 2006 में, तो 150-200 लोग आते थे, कभी कमी नहीं हुई।
और उसमें से मैंने रिकॉर्ड रखा था, हमारी 2-3 कमेटी बनाई थी, तो वो इतने उत्साही थे, बेचारे 80 वर्ष के थे दोनों, लेकिन इतने उत्साही थे कि रोज नया व्यक्ति आया तुरंत उसका नाम लिखेंगे, उसका सब पूरा डिटेल्स देंगे। उनको ये काम ही बहुत अच्छा लगता था। दोनों 80 वर्ष के थे, अभी नहीं है वो, लेकिन उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और हर एक को कमी पूरे देखेंगे। आज कोई नहीं आया तो दूसरे दिन उसको पूछते थे कि भाई कहाँ गया था, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ऐसा बोलते थे। तो इतना इस प्रकार से हमारा ये वर्ग चलना चाहिए। तो ध्यान रहे, और हम योग करेंगे तो हमारी पहचान बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारी पहचान बढ़ेगी जनमानस में, और हमें लोग हमेशा सम्मानित करेंगे। कहीं भी जाएंगे तो आपको, अभी मैं मुलन में एक बैंक में जाके लाइन में खड़ा हो गया, तुरंत सिपाही आया, बोला मैनेजर साहब ने बुलाया। मैं बोला क्या हो गया, तो उनको बोला अरे गुरुजी मैं आपके क्लास में आती रहती है हमेशा बीच बीच में, तो आप लोगों के लिए इतना करते, तो हम आपका काम करेंगे, आप क्यों लाइन में खड़े हैं? मतलब इस प्रकार से हमें अपना कार्य आसान बन जाता है। इसलिए हमें सभी को योग शिक्षक बनकर लोगों को योग सिखाने का काम करना है। परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है कि हरिद्वार से हर द्वार तक योग की गंगा पहुंचानी है, तब जाकर ये विश्व शांति स्थापित होगी। उनका आखिरी लक्ष्य क्या है? विश्व शांति स्थापित करना और भारत को पुनश्च विश्व गुरु पद पर विराजमान करना, ये लक्ष्य है। तो इसके लिए हमें ये करना है। तो अभी कल मैंने बोला था कि हमारा जो प्राणायाम 8 प्राणायाम है, 8 प्राणायाम, तो 8 प्राणायाम में पहला भस्त्रिका है, दूसरा कपालभाति, तीसरा बोलो बाह्य प्राणायाम है, चौथा उज्जाई प्राणायाम है, फिर अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मरी, उद्गीत और प्रणव। तो ज्यादातर लोग ब्राह्मरी, उद्गीत और प्रणव के दरमियान किसी का लक्ष्य नहीं रहता है, लेकिन वो प्रमुख है। मतलब अगर पूरी योग साधना आपने की है, अनेकों प्रकार की क्रिया किए हैं और उसका पूरा लाभ हमें प्राप्त करना है, तो हमें ब्राह्मरी, उद्गीत और प्रणव अत्यंत आवश्यक है। और वहीं पर लोग अपना मैट जमा करने में लगे रहते हैं, मतलब भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अगर नदी को पार करना है तो नदी के पहले छोर पर से दूसरे छोर तक जाना चाहिए, नहीं तो दूसरा छोर नहीं पकड़ लिया तो फिर बहते जाओगे। इसीलिए हमें दोनों छोर, मतलब प्रार्थना शुरुआत की और आखिरी का शांति पाठ, यहाँ तक हमें रुकने की आदत डालनी चाहिए। कोई नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा अगर किसी कारणवश जाना है तो स्पेशल केस में, लेकिन योगवत अभी देखो यहाँ से तो निकल जाएंगे, मुझे तो जाना है, और वहां टपरी पर खड़े रहेंगे। हाँ, वहां आप क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा समय के बाद जाएंगे तो वो हाथ टपरी पर खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब खाली हमें बहुत जल्दी रहती है, ऐसा दिखाने के लिए भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग में पूरा समर्पित भाव से करें। तो आज देखो हमें पूरे मुंबई में पहचान रहे, पिछले 17, 18, 20 साल से मैं घूम रहा हूँ, तो हमें पूरे मुंबई में पहचान, बड़ा आनंद आता है। कहीं भी जाओ अपना घर जैसा लगता है। तो खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं रहती है, रहने की भी कोई समस्या नहीं रहती है। हर कोई बोलता है कि भाई हमारे यहाँ खाने, मतलब 2-3 लोगों के अंदर तो झगड़ा हो जाता है कि गुरुजी को हमारे घर में खाने के, आज हम हमारे घर के अंदर खाने को बुलाना है। इसमें तो कॉम्पिटिशन लगता है, तो कितना आनंद मिलता है। नहीं तो ये खाने के लिए आदमी तरसता है, हा? खाने के लिए सब भागदौड़ कर रहे हैं ना, हमें कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए सभी ने योग करना है और पूरे समर्पित भाव से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें योग में जोड़ना है, ये पुण्य करना है। तो हमें अपने शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से क्या क्या हो रहा है, कौन सी क्रियाएं सही हो रही है, वो कल हमने देखा। तो आखिरी में हमारे शरीर में जो एनर्जी सेंटर्स कौन से? मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर
अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र। आखिरी रिजल्ट है पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स का कार्य सही होने से हमारे ये सभी चक्र, पहले बताता हूं, ये केवल 8 है ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में अनेकों एनर्जी सेंटर्स हैं, लेकिन ये एनर्जी सेंटर जो महत्वपूर्ण है वो अभ्यास के लिए लिया है। कहीं पर 7 ही बोलते हैं, तो उसमें भ्रम, आपको डाउट नहीं आए कि ये तो क्या पोपटराव ने तो बोला 8, फिर कोई 7 बोल रहा है, फिर कोई 9 बोल रहा है, फिर कोई 11 बोल रहा है, कोई 13 बोल रहा है, तो ये 13 से भी ज्यादा है। मतलब अनेक एनर्जी सेंटर्स हैं, लेकिन प्रमुख जो है, जैसे अभी रेलवे जंक्शन है ना, रेलवे जंक्शन कई सारे हैं, लेकिन हमें याद गिने चुने रहते हैं ना, बॉम्बे सेंट्रल है ना, भोपाल है, या गुजरात में अहमदाबाद है, ऐसे गिने चुने रहते। तो प्रमुख हमारे अभ्यास के लिए हमारी दिया है। और ये यहाँ कोई चक्र नहीं है, यहाँ कोई ऐसा गोल गोल चक्र नहीं है जो घूमता है, घूमना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ चक्र नहीं। एक बिंदु है, एक लाइन है, और वहां पर हमारी शरीर की 72,72,10,201 नसा नाड़ियां वहां पर मिलती है। हर एक मतलब जो एनर्जी सेंटर्स है वहां पर हमारी 72,72,10,201 नसा नाड़ियां उसमें मिल जाती है। वहां से दूसरे चक्र में जाती है, वहां से तीसरे में, चौथे में, ऐसे जितने भी चक्र है उसमें मिल जाती है। तो एक बिंदु बन गया है, वहां पर एक अलग अलग क्लाइंट्स रहते हैं। तो वो क्लाइंट के द्वारा जब वो एक्टिव हो जाती है तब ब्रह्मांड से आवश्यक शक्तियां एब्सॉर्ब की जाती है। अलग अलग एनर्जी सेंटर्स का कार्य भगवान ने अलग अलग निर्धारित किया है, अलग अलग कार्य निर्धारित किया है। तो अलग अलग कार्य के लिए जो अलग अलग प्रकार की एनर्जी चाहिए वो एब्सॉर्ब की जाती है, और हमारे जीवन उपयोगी बनाकर हमारा शरीर का आरोग्य और संपूर्ण जीवन का आरोग्य सही रखने का कार्य हमारे ये एनर्जी सेंटर्स के द्वारा सफल होता है। तो इसके लिए हमारे आखिरी पड़ाव है, मतलब अंतिम रिजल्ट जो हम योग साधना कर रहे हैं, योग साधना करके पाचन, ब्लड सर्कुलेशन सही होने से आखिरी रिजल्ट जो है हमारे एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट होना और बैलेंस में कार्य होना। तो ये जो हम 8 चक्र अभ्यास के लिए लेते हैं, तो पहला चक्र जो है मूलाधार है, मूल आधार, जो हमारे यहाँ से जो मेरुदंड शुरू होता है गुदा भाग तक, तो यहाँ गुदा भाग की यहाँ शुरुआत होती है मूलाधार चक्र, और फिर वहाँ से एक एक नाभि के नीचे थोड़ा मूलाधार के ऊपर स्वादिष्टान, फिर नाभि के अंदर मणिपुर चक्र, ऐसे। तो ये जो चक्र है मानो कि जनरेटर है, जनरेटर पता है ना आपको? जनरेटर में क्या डालते हैं? डीजल पेट्रोल डालते हैं ना, और फिर हैंडल मारते हैं। डीजल पेट्रोल नहीं भरे और हैंडल मारते रहेंगे तो होगा क्या शुरू? नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ये जस्ट लाइक जनरेटर है, एनर्जी सेंटर्स, उन्हें शुरुआत करने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए? प्राण रूपी एनर्जी, मतलब प्राण रूपी डीजल पेट्रोल भरना चाहिए। तो इसके लिए पहला प्राणायाम दिया है भस्त्रिका, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। मतलब ये कपालभाति जो है ना, वो हैंडल है, जनरेटर स्टार्ट करने के लिए हैंडल है। तो हैंडल मारने से सभी के सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन पहले ये स्टार्ट करने से पहले एनर्जी रूपी प्राण शक्ति को भरना है। तो इसके लिए पहला प्राणायाम दिया है भस्त्रिका। तो थोड़ा सा 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठना है और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। कितना समय लेना है, कितना समय छोड़ना है, कोई विचार मत करो। जितना भर सकते हैं उतना भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। जहाँ भरने की कैपेसिटी खत्म हो, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। छोड़ने की कैपेसिटी खत्म हो गई, लेना शुरू करो। इस प्रकार से करना है, कोई गिनती नहीं करनी है पॉइंट की। तो इसलिए भ्रम निर्माण होता है, भ्रम।
मन में एक पवित्र चिंतन रखना है, मन में एक पवित्र चिंतन रखना है कि हे प्रभु, तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो संपूर्ण शुभ मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस मन में चिंतन करते करते हमें लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, 3 से 5 मिनट करना है। और ज़्यादा ही समस्या है तो 10 मिनट तक हम करेंगे। और दिन भर कभी भी आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे खान पान की कोई समस्या नहीं है। याद आए थोड़ा सा समय लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। हमारे सांसों की संख्या कम होनी चाहिए धीरे धीरे। हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो रही है, ऐसा मन में चिंतन करो। मेरी 37 ट्रिलियन सेल्स प्रभु कृपा से एनर्जाइज हो रही है। जो क्रिया हम कर रहे हैं, उस क्रिया जिस लाभ के लिए हम कर रहे हैं, उस लाभ के प्रति पॉजिटिव विचार होना चाहिए, तब हमें पूरा लाभ मिलता है। रुकेंगे। अब हमारी जो 37 ट्रिलियन सेल्स है वो एनर्जाइज हो गई। हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया। अब हमें जनरेटर स्टार्ट करने के लिए हैंडल मारना है। तो यहाँ कपालभाति किया है। कपालभाति से हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स जो एक्टिव हो जाएंगे। केवल नाक से छींकना है। और यहाँ मैं अभी बताता हूँ, पहले जब हम कपालभाति कर रहे हैं घर से, देखो एक जान रखो, साधक को आपने जरूर बोलना है कि आधा घंटा घर में कपालभाति अलग से करना जरूरी है। आधा घंटा आने से पहले करो या आने जाने के बाद करो, लेकिन आधा घंटा पूरा लाभ अगर योग साधना का मिलना है। हमारा यहाँ 5 या 10 मिनट वाला कपालभाति हमें पूरा नहीं होगा, हमें आधा घंटा अलग से कपालभाति करना है। और जब आप कपालभाति करते हैं तब हमारा ये थायराइड का पॉइंट है ये, तो इसमें ऐसे यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा तो यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा ऐसे। थोड़ा थोड़ा समय, आधा घंटा कपालभाति कर रहे हैं ऐसा मान लो, तो एक एक 2-2 मिनट एक पॉइंट दबाना ऐसा। दिख रहा है ना ये सबको? और घर में ऐसा ही करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं। मैंने ये इसमें ऐसा रखा था और मैं ये ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, तो बच्चा घर में गया, बोलना बेलन ले लिया, बेलन घुमा रहे, बीबी बेलन ढूंढ रहे, बेलन का ये मारा है। बोले किसने सिखाया? बोले पोपटराव ने सिखाया। तो ऐसी बदनामी नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखे, नहीं तो घर में बैठा है, बोले कौन सी क्रिया है? नीचे रुको ऐसा, है ना? तो ये हो गया थायराइड के लिए। फिर अपना पैनक्रियास लेफ्ट साइड में, देखो समस्या हो या ना हो उसे स्ट्रांग बनाना है, जीवन भर के लिए स्ट्रांग रखना है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में पैनक्रियास है, तो हमारा लेफ्ट हाथ में ये पैनक्रियास का पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ऐसे खाली लेफ्ट हाथ में खाली रखना है ऐसा। फिर हमारा हाथ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाथ में यही इसी के ऊपर, यहाँ पर पैनक्रियास के ऊपर यहाँ ऊपर, यहाँ पैनक्रियास, यहाँ हार्ट का। फिर हमारा लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में यहाँ पर बीच में, यहाँ
दोनों काम हो जाएगा ना, पाचन भी ठीक हो रहा है और एक एक अंग भी स्ट्रांग होता जाएगा। इस प्रकार से फिर हमारा आंखों का पॉइंट है यहाँ पर, दोनों हाथों में, दोनों साइड में है ना, इसलिए दोनों हाथों में। एक साइड में है तो एक ही हाथ में, दो साइड में है तो दोनों हाथों में, यहाँ पर। तो यहाँ पर दबाया करो ऐसे, दोनों हाथों में। फिर यहाँ आखिरी उंगली जो दो उंगली है, ये कान का पॉइंट है, सुनने की क्षमता। फिर यहाँ बीच वाली जो उंगली है, लंग्स शक्तिशाली रहने चाहिए। दोनों हाथों में लंग्स के लिए। साइनस के लिए सभी उंगलियों की जो टॉप है, ये ऐसे यहाँ पेट का पॉइंट है, दोनों हाथों में यहाँ पेट का पॉइंट है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम दबा सकते हैं सर। सर जरा धीरे बताइए, सब भूल जाएंगे हमको। हाँ? सब भूल जाएंगे ऐसे। नहीं भूलेंगे, कौन सा पॉइंट दबाना है, किस चीज के लिए भूल जाएंगे? सभी पॉइंट दबाने, लाइन से बताया मैंने। पहला थायराइड दबाया, फिर पैनक्रियास, फिर हार्ट, फिर लीवर, फिर हमारे आंखों के लिए, फिर कान के लिए, फिर लंग्स के लिए। ये पॉइंट दबाए। कान के हाँ, लिए, दोनों आखिरी वाली दो उंगली, आखिरी दो उंगली कान के लिए, हाँ। और ये पहली वाली आंखों के लिए, और बीच वाली जो है लंग्स के लिए। ये लंग्स के लिए। बीच वाली लंग्स के कान, लिए, ऐसे आँख, लंग्स, कान, आँख, लंग्स, ऐसे। कान, फिर यहाँ पेट के लिए, यहाँ पेट के लिए, दोनों हाथों में ऐसा पेट के लिए, वो आदरणीय सुरेश जी भी बताएंगे पेट के लिए। और सभी पॉइंट दबाने के बाद साइनस का भी दबाया। फिर पूरा जो कार्बन है वो किडनी में चला जाता है। जब हम पॉइंट दबाते हैं तो वहाँ से जो कार्बन का निष्कासन होता है वो किडनी में चला जाता है।